हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले देश के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसका नाम आप लोग शायद जानते ही होंगे। इसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि अपनी कैटेगरी का सेक्टर लीडर है। और इसके मार्केट कैप को भी अगर आप देखें तो इसमें कई सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी आ जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मार्केट कैप इस पर्टिकुलर कंपनी का है। आज के समय अगर इसके डिपॉजिट और एडवांस की बात कर ले तो ये कंपनी जो है लगभग 1,24,000 करोड़ का डिपॉजिट अट्रैक्ट कर लिया है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है 1,14,000 से 15,000 करोड़ का लोन यानी कि एडवांसेस भी दे चुकी है। और आज के समय कंपनी अपने आप को एज अ रिप्रेजेंट करती फुल स्टैक बैंक, जो कि रिटेल और एमएसएमई को मुहैया करवाता है अपनी सुविधा, जो कि लगभग 21 स्टेट में 13 करोड़ लोगों को अपना सुविधा प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है 59,000 लोगों को एम्प्लॉय करने का भी काम करता है। हाल फिलहाल में 2024 के अंदर इस कंपनी का जो है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्जर हुआ। उससे पहले इस कंपनी का जो लोन और एडवांसेस है लगातार 25% के सीएजीआर से बढ़ रहा था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर की हम बात कर ले तो इनका नाम है संजय अग्रवाल, जो कि इस कंपनी के एमडी और सीईओ, और ये जो है 57 ईयर्स के हैं। और इनके अगर एजुकेशन की बात कर ले तो ये सीए हैं, जो कि जयपुर बॉर्न है। और इन्होंने जो है सीए के अंदर पहला रैंक लाया था 1992 में। और इनकी फैमिली की अगर हम बात कर ले तो वो जेम्स का बिजनेस करते थे, जिससे कि इन्होंने भी पहला शुरुआती बिजनेस वहां से किया था। उसके बाद इन्होंने जो है फाइनेंस वर्टिकल में अपने बिजनेस को पिवोट करके मूव किया था। और ये जब बिजनेस बना रहे थे तो पूरा का पूरा बूट स्ट्रैप तरीके से बना रहे थे, बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। और यही एक वजह है जिस वजह से आज के समय भी हम इस कंपनी को जो रिजिलियंट तरीके से ग्रोथ होते हुए देख सकते हैं। इस कंपनी को जब इन्होंने फाउंड किया था तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास तक ये जो है बूट स्ट्रैप करके इस कंपनी को चलाए। और यहाँ पर जब इन्होंने अपना शुरुआती लैंडिंग का काम चालू किया तो वहां पर रूरल इंडिया में 2 व्हीलर जो बाइक रहते हैं उसको यहाँ पर फाइनेंस करने का ये काम करते थे। इनके विजन की हम बात कर ले तो ये ऐसे जगह में ऑपरेट करना चाहते हैं जहां पर कि कोई दूसरा आदमी क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करता। और इसी के साथ साथ ये जो है अर्ली कलेक्शन, शार्प रिकवरी और ये सारी चीजों में फोकस करते हैं। और यहाँ पर हम अगर अंडर राइटिंग की बात कर ले यानी कि लोन देने की प्रक्रिया की, तो उसको टेक एनेबल सारे के सारे डेटा रिलेटेड कर दिए, जिस वजह से कंपनी जो है रिस्क को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने का काम करे। इनके स्टाइल के बारे में बात कर ले तो थोड़ा जो है कंजर्वेटिव और सिक्योर्ड साइड में लैंडिंग करने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है पूरा ग्रोथ ओरिएंटेड काम करती है, जिस वजह से इस कंपनी के जो ग्रोथ है बहुत स्पीड से हो पा रहे हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी जो फाइनेंस करने का काम करती है, तो यहाँ पर इसके पैसे की कमाई जो है फाइनेंस वर्टिकल से आ जाती है, जहां पर कि अलग अलग लोगों को लेंड करने का काम करती है। तो जब ये कंपनी 100 रुपए कमाती है तो उसका 67 रुपीज के आसपास लगभग रिटेल सिक्योर्ड से आ जाता है। और 21 रुपए जो है कॉमर्शियल बैंकिंग से आ जाता है, माइक्रो फाइनेंस से 8 रुपए आ जाता है, और अनसिक्योर्ड रिटेल से बात कर ले तो 4 रुपए आ जाता है। यानी कि यहाँ पर ये क्लियर कट देख सकते हैं कि इसका रिटेल सिक्योर्ड साइड में बहुत अच्छा एक्सपोजर है, जिस वजह से इसके जो एनपीए वो भी कम है और इसकी बैलेंस शीट जो है बहुत ज्यादा मजबूत है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो है मंथली चार्ट का उपयोग किया है। और आप लोग देख सकते हैं यही एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आईपीओ प्राइस के ऊपर मिल रहा है, यानी कि एक प्रकार से मजबूती को दिखाने का बात किया जा रहा है। लेकिन उसी जगह आप लोग देख सकते हैं कि इसका शेयर प्राइस जो है बहुत सालों से यानी कि लगभग 8 से 9 सालों से इसका शेयर प्राइस जो है एक ही जगह पर स्थिर है और कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ ही समय पहले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक प्रकार से इस सेक्टर के लिए हेडविंड आ चुका था, जहां पर कि जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे थे उनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी, जिस वजह से उनके सारे के सारे शेयर प्राइस जो है आईपीओ प्राइस से बहुत नीचे डिस्काउंट में अवेलेबल थे। लेकिन ये कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर इस कंपनी के आईपीओ प्राइस से नीचे नहीं आए इसके शेयर, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत मजबूती का संकेत दे देती है। हम लोग एज अ निवेशक हर बार पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गलत भी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो है हेडविंड फेस होता है और शेयर प्राइस जब गिरना चालू होता है पर्टिकुलर सेक्टर का, तो वहां की जितनी सारी सेक्टर की कंपनी रहती है वो गिर जाती है। तो वहां पर कैपिटल प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर आप अगर निवेशक के तौर पे इसमें पैसा लगाए होंगे तो भले ही यहाँ पर आप पैसा बनाए नहीं होंगे, लेकिन आपके जेब से जो पैसा है वो गया नहीं होगा। और ये एक प्रकार से इस कंपनी के रिजिलियंस को बताने का काम होता है।
फिर आप इसके ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस प्राइस को अगर देखें तो उसके आसपास इसका शेयर प्राइस जो है घूम रहा है, आप लोग देख सकते हैं, जिसको कि हमने रेड कलर के शेयर प्राइस से और येलो कलर के सर्कल से भी डिनोट करके बताया है। और इसके बाद आप लोग डिविडेंड भी देख सकते हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ते क्रम में है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर स्टॉप लॉस करने का काम भी करता है और प्राइस को एक प्रकार से वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप अगर आरएसआई को भी देखें मंथली में, तो वो भी अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर आ चुका है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। यहाँ पर हम अगर इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन को देखें तो सीढ़ी की तरह एकदम फाइन तरीके से बढ़ते ही जा रहा है, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी की ग्रोथ को बताने का काम कर, यानी कि मोटा मोटा अगर इसको एक तरीके से ऐसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बिजनेस जो है बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, सारी की सारी चीजें हो रही है, लेकिन बीते 8 से 9 साल के अंदर इसका प्राइस जो है हिला नहीं है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा समय तक प्राइस कंसोलिडेट करता है और बिजनेस बढ़ता जाता है और उसके बाद फाइनल ब्रेकआउट आता है, तो वहां से वो कंपनी के शेयर प्राइस जो है मल्टी बैगर साबित हो जाता है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये कंपनी भी बन पाए। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या बताने की कोशिश। यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर की अगर होल्डिंग देखें तो लगातार धीरे धीरे करके गिरती जा रही, जिस वजह से पब्लिक का होल्डिंग शेयर वो बढ़ता जा रहा है। एफआईआई और एफपीआई की बात कर ले तो लगभग 35 से 40% के आसपास एफआईआई जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और डीआईआई की बात कर ले तो वो जो है बीते कुछ क्वार्टर में लगातार अपना सिग्निफिकेंट स्टेक को अप किया है। और इसी जगह अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक की बात कर ले, जहां पर कि रिटेल आ जाता है, तो वहां पर 19, 16, 14, 15 ऐसे कर करके धीरे धीरे अभी की बात कर ले तो 10% के आसपास जो होल्डिंग है, यानी कि ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ धीरे धीरे रिटेल जो है गायब होते जा रहा है और ये सारा का सारा जो शेयर है वो मजबूत खिलाड़ियों के पास जाता जा रहा है। और यही सेम चीज है यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग में भी दिख सकती है। आप लोग देख सकते हैं बतौर इतने सारे प्रमोटर अपने मेजर होल्डिंग को गिराया है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग की बात कर ले तो वो भी कंटिन्यूअस गिरते जा रहा है, यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत मजबूत हाथों में जो है शेयर जाते जा रहे हैं करके, जो कि एक प्रकार से आने वाले समय में अगर ब्रेकआउट हो जाता है जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी चीजों को हमने जो है शार्क बना के ऊपर में भी डिनोट किया है, यानी कि ये बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पर शार्क की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो है इस कंपनी के चार्ट्स को देखा और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग को देखा, जो कि दोनों के दोनों एक प्रकार से ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल में जब ब्रेकआउट आएगा उसी के बाद इस कंपनी का जो है प्राइस एप्रिसिएशन होगा, तो उसे हमें एज ए निवेशक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर हम की नंबर्स को देखें तो यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हैं 553 बिलियन के आसपास, यानी कि ये लगभग 55,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर आप इस मार्केट कैप को किसी और बैंक से कंपेयर करने की कोशिश करें जिसके पास यूनिवर्सल लाइसेंस है, तो कई सारे बैंक जो है वहां पर भी कम है, इसका मार्केट कैप जो है ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ आप लोग इसके एम्प्लॉय की संख्या को देख सकते हैं, पी रेशियो को देख सकते हैं और इसके जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसको भी देख सकते हैं, जहां पर कि लगभग 37% क्लोजली हेल्ड है और फ्री फ्लोट की बात कर ले तो 62% के आसपास है। क्लोजली हेल्ड में ई शॉप्स का भी बड़ा परसेंटेज है। इसके बाद हम यहाँ पर इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ चले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो है क्वार्टरली धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्वार्टर 2 24 से क्वार्टर 4 24 तक हम बात कर ले तो मार्जिन में थोड़ा डिप दिखा है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ते ही जा रहा है। और यही एक वो समय था जहां पर कि जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर को हेडविंड फेस करना पड़ा था, जो कि वहां से ये सेक्टर जो है धीरे धीरे करके उभरता हुआ दिख रहा है। नेट इनकम की बात कर ले तो वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम इसके रिवेन्यू ब्रेकडाउन की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू रिटेल बैंकिंग से आ जाता है, उसके बाद ट्रेजरी से आ जाता है और फिर होलसेल बैंक से आ जाता है, और इसी के साथ साथ अदर बैंकिंग के जो ऑपरेशन है उससे आ जाता है, जहां पर कि इंश्योरेंस और कई सारी चीजें जो है सेल की जाती है। और कंट्री की बात कर ले तो इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन इंडिया के अंदर है, तो इसका जो रिवेन्यू है वो भी इंडिया से है। इसके बाद हम रिवेन्यू और अर्निंग की एस्टिमेट की तरफ हम चले तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, यानी कि जितना प्रॉमिस किया गया था उससे ज्यादा ही डिलीवर किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है ग्रीन में दिखती जा रही है, जिस वजह से निवेशकों का इस कंपनी के पीछे जो है रुझान बढ़ चुका है। चाहे हम रिवेन्यू की बात कर ले या अर्निंग की बात कर ले। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड को भी आप लोग धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके कंपनी जो अपने डिपॉजिट को बढ़ाते जा रही है और लोन को कम रखी, जिसके कारण की डिपॉजिट जितना ज्यादा बढ़ा पाएंगे तो उस नेटवर्थ में जो है
लोन को बढ़ा पाएंगे और लोन से मेजरली कमाई होगी, जिस वजह से इस कंपनी के रिवेन्यू को हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर की स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, वहां पर क्या चीजें बताई जा रही है। तो इस कंपनी की रिवेन्यू की बात कर ले तो इस कंपनी का जो ज्यादातर रिवेन्यू हो जाता है वो इंटरेस्ट से आ जाता है और लोन प्रोवाइड करके आता है। लेकिन इसी के साथ साथ अदर इनकम भी रहता है, जो कि क्रॉस सेल करने से आता है प्रोडक्ट की, या फी इनकम रहता है। तो यहाँ पर रिवेन्यू को बताया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो कंटिन्यूअस जो है बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए इंटरेस्ट जो है इनकम का काम भी करता है इस कंपनी के लिए, और वही इंटरेस्ट एज एक्सपेंस का भी काम करता है, क्योंकि ज्यादातर पैसा इस कंपनी का खुद का नहीं रहता है और ये बीच में जो एक प्रकार से रिस्क मैनेज करने का काम करती है। तो यहाँ पर आप लोग इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस को भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ लॉस और प्रोविजनिंग की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Q2 24, Q3 और Q4 24 में जो है इस कंपनी का प्रोविजनिंग जो है बहुत बड़ा था, जो कि फर्दर Q1 25 की बात कर ले तो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है। और इसी वजह से जो इस कंपनी का मार्जिन नीचे डिप हो गया था वो बढ़ना चालू हुआ है, जो कि एक प्रकार से आने वाले समय के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ हम नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले और नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। खास करके नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रिड्यूस हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम की बात कर ले तो देख सकते हैं आप लोग वो भी बढ़ता ही जा रहा है। Q4 24 में जो है थोड़े समय के लिए रिड्यूस हो चुका था, और इससे पहले की बात कर लें तो थोड़ा यहाँ पर रिड्यूस हुआ था, लेकिन फर्दर आगे चल के ग्रोथ कंटिन्यू है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्री टैक्स इनकम की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेड कलर में बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया। यहाँ पर 2 क्वार्टर का जो डेटा है वो इंडस्ट्री या कंपनी के एस्टिमेट से नहीं आया, जिस वजह से स्टॉक की पिटाई हुई और इसी के साथ साथ इसका फोकस थोड़ा गड़बड़ाया था। लेकिन हाल फिलहाल की अगर हम बात कर ले Q1 25 की तो वहां पर ग्रोथ जो है वापस रिवर्स आती जा रही है, यानी कि इसकी ग्रोथ जो है एक प्रकार से लीनियर होती जा रही है फिर से। और यही सेम चीजें यहाँ पर नेट इनकम में दिख सकती, जहां पर कि ईपीएस जो है पीछे 2 क्वार्टर में थोड़ा सा कंप्रेस हुआ था, जो कि फिर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। जैसा कि कोई भी कंपनी में होता है, कंपनी जो एक प्रकार से मोटा टाइप से चलती नहीं है, वहां पर अप एंड डाउन और साइकिल आते हैं, और इंडिया में जो है थोड़ा स्लो डाउन देखा जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो है इसके क्रेडिट पोर्टफोलियो में भी अफेक्ट हुआ था, जिस कारण से इसकी ईपीएस कुछ समय के लिए थोड़ा डाउन हुई थी। फिर हम यहाँ पर इसके रिवेन्यू के ग्राफ को अगर देखना चाहे कि अलग अलग सेगमेंट से इसके रिवेन्यू कैसे आ सकते हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। हाल फिलहाल में कुछ कंबाइन कर दिया गया रिवेन्यू सिस्टम को, जिस वजह से ब्लू कलर का आप लोग देख सकते हैं 2024 का डेटा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर्स का है। यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो है बढ़ती जा रही है। फिर हम यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स को देखें, जहाँ पर कि ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन और नॉन इंटरेस्ट इनकम टोटल परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू की, तो आप लोग देख सकते हैं रेड कलर में हमने डिनोट किया है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, जो कि एक प्रकार से कंपनी की वापस ग्रोथ को बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात किया, जहाँ पर कि जो 2 क्वार्टर था बीता, यानी कि Q4 और Q3 24 का, वहां पर थोड़े समय के लिए स्लो डाउन देखा गया। लेकिन Q1 25 की अगर हम बात कर ले तो वहां पर धीरे धीरे करके ग्रोथ जो है अपनी वापस पेस में आती जा रही है, जिस वजह से आने वाले समय में इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में भी हम जो है पॉजिटिव इंपैक्ट देख सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।